जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन। यानी अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आज हम लोग यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, यानी कह सकते हैं कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, आइए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग दर्पण के सूत्र का निगमन करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और ये मान लेते हैं कितना है, 60 डिग्री है। ऐसे ये भी मान लेते हैं कितना है, 90 डिग्री, और ये मान लेते हैं कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज जो लिखा गया है ABC है, ये मान लेते हैं PQR है। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। ऐसे देखेंगे कोण C किसके बराबर है, तो कोण R के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, परंतु ऐसा कहेंगे ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है समरूप कोण, या समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, जैसे देखिए यहाँ दो कोण आपस में बराबर हो गए कि नहीं, ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो समरूप कहा जाता है, एक दूसरे का समरूप कहा जाता है। ठीक है, और अगर ये समरूप हैं तो थेल्स नाम के एक गणितज्ञ थे, उनका कहना था, थेल्स का कहना था कि अगर ये समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कैसे लिखेंगे इसको, जैसे लिखेंगे ये लंब, यहाँ जो लंब दिख रहा है AB बटे इस छोटे वाले का लंब लिखेंगे क्या, PQ, यानी संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। फिर यही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC, यानी आधार में बड़े वाले का क्या है, BC, छोटे वाले का आधार क्या है, QR है, बराबर। ऐसे ये जो कर्ण दिख रहा है AC बटे इसका जो कर्ण दिख रहा है PR, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये थेल्स का कहना था। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। मान लेते हैं अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, और इन्हीं कोण को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक है, इन दो बातों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो निगमन है आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग निगमन की तरफ और देखते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके देखते हैं कि दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो निगमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निगमन में इसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र के माध्यम से ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, चित्र बनाना। आइए हम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका निगमन करेंगे, इसी की सहायता से निगमन करेंगे। ठीक है, ये कोई दर्पण लेते हैं, ये दर्पण लेना कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। ये हमने क्या बना दिया, अवतल दर्पण। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या रखा, कोई वस्तु रखी है। ऐसे क्या है, कोई वस्तु है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कोई वस्तु है। वस्तु से पहली किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये जो लाइन दिख रही है इसकी कैसे जाएगी, समांतर। ये टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। अब दूसरी किरण हम कहां से लेकर जा रहे हैं, इसके वक्रता केंद्र से लेकर जा रहे हैं। मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये फोकस बिंदु है और ये जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अगर पहली किरण ऐसे गई है तो टकराने के पश्चात इधर से आएगी, यानी फोकस बिंदु से आएगी, और जो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आई है यह सीधे निकल जाती है, यानी दर्पण से टकराने के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट भी जाती है। ठीक है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो टकराने के पश्चात कहां से गई है, फोकस बिंदु से गई है, और दूसरी जो किरण दिख रही है ये कहां से आई है, वक्रता केंद्र से आई है।
तो वक्रता केंद्र से आने वाली जो किरण होती है टकराने के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट भी जाती है। तो दो परावर्तित किरणें आपस में कहाँ मिल रही है, एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है, ये एक दूसरे को यहाँ पर मिल रही है कि नहीं, हाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का ये जो वस्तु दिख रहा है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, और वस्तु को ओ डैश से लिखा जाता है तथा प्रतिबिंब को आई डैश से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बता दिया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई तथा फोकस दूरी, इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह के साथ इसका सिंबल क्या होता है, इन सभी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा इसके पहले वाला वीडियो तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, आइए चलते हैं। तो ये जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई को लिखा जाता है ओ डैश से, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को लिखा जाता है आई डैश से। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं क्या है, एम है। तो इस एम पॉइंट से हम मुख्य अक्ष पर क्या डाल देते हैं, लंब। क्या डाल देते हैं, लंब। ये कहां पर मिल रहा है, तो एन पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, ए बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम छोटे द्वारक के लिए बात करेंगे, ये जो एन होगा ये कहां पर हो जाएगा, पी के ऊपर ही माना जाएगा। अगर ये द्वारक कैसा है, बहुत ही छोटा है, अगर द्वारक बहुत ही छोटा है तो इस कंडीशन पर ये जो एन होगा ये कहां पर होगा, तो पी पर ही होगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। हम ये चीज यहाँ पर लिख भी देते हैं कि छोटे द्वारक के लिए इसको लिख देते हैं, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और चित्र के अनुसार क्या क्या हमको मिल रहा है उसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार कुछ चीजें हमको मिल रही हैं तो पहले से ही हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो P से लेकर वस्तु की जो दूरी होती है O तक की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। इससे किससे लिखा जाता है, U से। यानी अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो PO बराबर क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, और ये किसमें हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। ऐसे यहाँ से P से लेकर ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है यहाँ तक की दूरी को किससे लिखा जाता है, तो V से लिखा जाता है। तो PI यानी ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसको लिखा जाता है V से, और ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसलिए इसका मान किसमें लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आया कि नहीं। और भी क्या क्या मिल रहा है इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा ये जो n है ये P पर ही है, छोटे द्वारक के लिए ये कहाँ पर होता है, P पर ही होता है। ठीक है, अभी लास्ट में जहां जहां हमको n दिखेगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अभी इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा तो हम लोग वहां देख लेंगे निगमन में। ठीक है, पहले ये जो चीज लिख रहे हैं, जो चित्र के अनुसार हमको मिल रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं। अच्छा, P से लेकर F तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये फोकस दूरी है। यानी PF बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल f लिखेंगे, ये भी किसमें होगा, माइनस में होगा। ठीक, ऐसे P से लेकर जो C तक की दूरी होती है इसको R कहते हैं, ये भी माइनस में होगा। और R बराबर क्या होता है, -2f। माइनस तो था ही, माइनस लिख ही देंगे, और R बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक, जो चीजें हमको मिल रही थी हम उसको अलग से लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं इसका निगमन करते हैं। निगमन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ त्रिभुज बने हैं, उन त्रिभुजों को देखेंगे और उन्हीं की सहायता से हम लोग इसके दर्पण के सूत्र का निगमन करने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, मान लेते हैं ये त्रिभुज नंबर पहला है जो यहाँ दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज नंबर कौन सा है, दूसरा है। ठीक, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दूसरा हो गया। ऐसे इसको मान लेते हैं तीसरा है, तो ऐसे इसमें भी एक छोटा वाला है, इसको मान लेते हैं क्या है, चौथा है। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 4 त्रिभुज हैं। कौन कौन से हैं, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4 है। ठीक है, उनका नाम भी यहाँ लिखते चले जाएंगे और इनसे क्या हमको लाभ होने वाला है इसको भी देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आप देखिएगा, अगर इसको हम अलग से बनाएं, कहीं पर क्या बनाते हैं, अलग से, जैसे यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर हम अलग से बनाते हैं वही चित्र, जो त्रिभुज है उसको अलग से बनाते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, और इसका जो दूसरा त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही नीचे गया है, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री ही बना रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये फर्स्ट वाला त्रिभुज है, और ये कैसा है, सेकंड वाला त्रिभुज।
फर्स्ट वाला त्रिभुज और सेकंड वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि फर्स्ट वाले त्रिभुज में ये 90 है तो सेकंड वाले में भी ये 90 है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक, तो दो कोण आपस में बराबर हो गए कि नहीं। जब किसी भी त्रिभुज के कोई भी दो त्रिभुज हो और उनके दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ओ डैश सी। क्या लिखेंगे? ओ डैश सी तथा और क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, आई डैश सी। ये छोटा वाला त्रिभुज आई डैश सी, यहां लिखेंगे त्रिभुज आई डैश सी क्या है, समरूप है। यहां लिख देंगे समरूप है। अच्छा, समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे थेल्स के अनुसार अगर दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए हम लोग लिखते हैं संगत भुजा। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला अगर लंब है तो इसका लंब कौन सा है, ये वाला है। यानी क्या लिखेंगे, ओ डैश बटे, अब इस छोटे वाले त्रिभुज में जो आई डैश सी है, जो आई डैश सी है, इसमें ये वाला क्या है, लंब है कि नहीं है। यानी क्या लिखेंगे, आई डैश बराबर। अब क्या लिखेंगे, अगर आधार लेंगे तो यहां भी आधार लेंगे। आधार क्या है, ओसी। आधार क्या है, ओसी। यहां लिखेंगे ओसी बटे, ऐसे यहां आधार क्या है, तो आईसी है। आधार क्या है, आईसी। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया कि नहीं। ये तो हम पहले और दूसरे त्रिभुज से लिखे है ना। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ये तीसरा वाला और चौथा वाला। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज देखेंगे, एन एम एन एफ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एम एन और क्या लिखेंगे, एफ। ये दिख रहा है कि नहीं, यम एन और एफ, ये वाला त्रिभुज। और इसी में देखिए ये वाला भी त्रिभुज लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसलिए 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, त्रिभुज एम एन एफ तथा आई डैश एफ। यहाँ लिखेंगे तथा आई डैश, त्रिभुज आई डैश एफ कैसे हैं, समरूप हैं। यहाँ लिख देंगे समरूप हैं। समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, जैसे पहला लिखे हैं, यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज यहाँ भी लिखेंगे। तो इसका लंब लिखेंगे, लंब में क्या है, एम एन है बटे, लंब में क्या है, एम एन है, और इसका लंब क्या है, आई डैश है, आई डैश बराबर। इसमें आधार क्या है, तो एन एफ है। आधार क्या लिखेंगे, एन एफ बटे, इसमें आधार क्या है, तो आई एफ है। आधार में लिखेंगे आई एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, छोटे द्वारक के लिए n बराबर क्या होगा, p। यानी जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एम पी बटे क्या लिखेंगे, आई डैश बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे क्या लिख सकते हैं, आई एफ। ठीक, यानी हमको क्या मिल गया, एम पी बटे आई डैश बराबर पी एफ बटे क्या मिल गया, आई एफ। इसको हम एक रूप में और बनाएंगे ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए और कुछ आगे हमको निष्कर्ष मिल सके। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो एमपी दिख रहा है, एमपी दिख रहा है, यह एमपी क्या ओ डैश के बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर, और दोनों रेखाओं के बीच की ये तो लंबाई है ना, तो ये ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, एमपी के क्या हो जाएगा, बराबर, या एमएन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एन ही तो पी माने हैं, यानी कह सकते हैं एमएन कह दे या कह सकते हैं क्या, एमपी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कौन कौन सी रेखा ये समांतर है, तो लिखेंगे ओपी समांतर है किसके, ओ डैश एम के। यहाँ लिखेंगे ओपी रेखा समांतर है किसके, ओ डैश यम के समांतर है। यानी ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो जब ये समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, बराबर होगी। यानी क्या लिख सकते हैं, ओ डैश बराबर है किसके बराबर है, एमपी के बराबर है। इतना समझ में आया कि नहीं, ओ डैश किसके बराबर है, एमपी। क्या एमएन कह दे या एमपी कह दे, क्योंकि एन और पी एक ही है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यानी जहां एमपी लिखा गया वहां आप ओ डैश लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। आइए यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे, ओ डैश बटे क्या हो जाएगा, आई डैश बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे,
PF बटे क्या लिखेंगे IF, इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं? और समीकरण 1 और 2 का हम मदद लेंगे और उसी की सहायता से हम सूत्र का निगमन करने वाले हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो इसका जो राइट हैंड साइड होगा इसके राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, OC बटे क्या मिल जाएगा, IC बराबर, यहाँ क्या मिल जाएगा, PF बराबर क्या लिख देंगे, IF। ठीक, ये चीज समझ में आया कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो मिला है हमको, अगर हम इसको समीकरण नंबर 3 मान ले, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 3, क्या समीकरण नंबर 3 में जितने मान लिखे गए हैं क्या चित्र के अनुसार सभी मान हमको मिल गए हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या सभी चीजें मिल गई हैं क्या? नहीं, उसमें OC है, इसमें कहीं OC नहीं दिख रहा, उसमें IC है, इसमें भी कहीं IC नहीं दिख रहा। हाँ, उसमें PF है, इसमें PF है, उसमें IF है, क्या इसमें IF है कहीं पर? नहीं, IF भी नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो इन सभी मानों को जो इसमें नहीं मिल रहे हैं, इन सभी मानों को इस रूप में हम बदलने वाले हैं। कैसे बदलेंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। OC निकालना है, यानी यहां से लेकर यहां तक की क्या निकालनी है, दूरी। एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बनाते हैं, नीचे चित्र बनाते हैं, ऊपर उसका लिखेंगे, ठीक है। यही जो पूरे OC दिख रहा है, पूरा क्या दिख रहा है, OC, क्या लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, P है, ये क्या है, C है, ये क्या है, O है। ये दिख रहा है कि नहीं? इस रेखा पर मुख्य अक्ष पर देखिएगा OCP, बाकी सबको इग्नोर करते हैं, OCP को देखना है, ठीक है। ये इसलिए देखते हैं ताकि ये सभी चीजें इसमें मिल जाए हमको, इन सभी चीजों को इस रूप में बनाना है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक। तभी तो हमको मान मिलेगा, और मान रखेंगे दर्पण का सूत्र निकाल पाएंगे, तभी हो सकता है, नहीं तो कहाँ हो सकता है। चित्र के अनुसार जो चीजें हमको मिली है वही तो यहाँ रखना पड़ेगा, इसके अलावा बाहर से थोड़ी रख सकते हैं कुछ भी। चलिए हम लोग देखते हैं OC। अगर ये निकालना है तो पूरा अगर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। पूरा 10 है, 10 में से 8 निकाल देंगे तो यही तो बचेगा, और कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर आया कैसे, तो पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में से क्या घटाए हैं, 8 सेंटीमीटर, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। यानी अगर पूरा 10 है और इतना ये 8 है, तो इसको निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हमको ये निकालना है तो पूरे वाले में से इस वाले को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी पूरा है कितना, OP या PO है, कितना है, PO में से क्या घटाएंगे, PC को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, OC। यानी अगर हमको OC निकालना है तो पूरे वाले में से यानी PO में से क्या घटाएंगे, PC को घटा देंगे, यही क्या मिल जाएगा, OC। यानी जहां यहाँ OC दिख रहा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, PO माइनस PC। तो हम इसी समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, PO माइनस क्या लिखेंगे, PC बटे अभी IC। क्या IC इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं, IC नहीं मिल रहा है ना, तो IC को भी हम इसी तरह से हम बदल देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें मिल जाए। अच्छा देखिए, जो चीजें वहां लिखे हैं क्या इसमें है, PO है कि नहीं है, हाँ है, PC है कि नहीं है, हाँ PC भी है, ठीक है। यानी ये दोनों चीजें मिल रही है कि नहीं इसमें, हाँ मिल रही है। तो ऐसे ही बाकी और भी चीजें दी गई हैं उसमें जो इसमें नहीं मिल रही हैं मान में, उसको हम क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे IC, यानी हमको निकालना है IC, ये वाली लंबाई, तो यहां से लेकर यहां तक की हम बनाते हैं लंबाई को, ऐसे ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, P, बीच में क्या है, I है, यहाँ पर क्या है, C है, यही तो निकालना है, IC निकालना है, IC निकालना है। फिर वही काम करेंगे, पूरे वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, पूरे वाले में से इस वाले को घटा देंगे, यही तो बचेगा, IC ही बचेगा। यानी क्या लिखेंगे, PC माइनस क्या लिखेंगे, PI, PC माइनस क्या लिखेंगे, PI लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी जगह लिख दिए, किसकी जगह लिखे हैं, IC की जगह। ये निकालना है तो पूरे वाले में से इस वाले को घटा देंगे, यही बचेगा, वही चीज यहाँ लिख दिए, बराबर। अभी क्या बचा है, PF। क्या PF इसमें है, हाँ PF है। जब PF है तो PF को बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब बाकी किसको बदलना है, IF को। IF इसमें कहाँ है, IF यहाँ पर है,
तो एक काम करते हैं, यहाँ फिर से इसकी रेखा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर क्या है, F है, यहाँ पर क्या है, I है। देखिए P है, F है और I है, ठीक, यही चीजें हैं, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। हमको क्या निकालना है, IF। तो PI में से क्या घटाएंगे, PF घटाएंगे, तभी तो हमको IF मिलेगा। यानी यहाँ पर घटाएंगे, क्या लिखेंगे, PI माइनस क्या लिखेंगे, PF। यहाँ लिख देते हैं PI माइनस क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। अब ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, क्या ये जो चित्र के अनुसार हम मान लिखे हैं सबका सब मिल रहा है कि नहीं। उसमें देख लीजिए, PO है, हाँ है, PC है, इसमें भी है, PC उसमें भी है, PC वहां पर भी है, PI यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, PF यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, PI भी है और PF भी है। सब चीजें मिल गई कि नहीं। जब सब चीजें मिल गई हैं तो सबका मान हम रख देते हैं, यहाँ पर रख कर फिर गुणा करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। चलिए PO का मान कितना है, चिन्ह के साथ रखेंगे ना। जो बाईं तरफ जितनी भी होंगी सबके चिन्ह माइनस में होंगे, जो दाहिनी तरफ होंगे सबके चिन्ह इसमें हो जाएंगे प्लस में, जो ऊपर होंगे सबके चिन्ह प्लस में, नीचे जो होंगे सबके चिन्ह माइनस में होते हैं, ठीक। ये हम लोग पिछली क्लास में ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ लिए हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आएगा, बस यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो PO की जगह हम क्या रखने वाले हैं, माइनस U, यहाँ रखेंगे माइनस U माइनस, फिर PC की जगह क्या है, -2F, PC की जगह क्या है, -2F। ये माइनस फार्मूले में है और PC का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 2F बटे ऐसे PC का मान कितना है, -2F है, फिर यहाँ माइनस है, और PI का मान कितना है, -V है, और फार्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +V हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +V आ गया बराबर। PF बराबर कितना है, PF बराबर कितना है, -F है, तो जहां PF दिख रहा है वहां पर क्या लिख देंगे, -F बटे, ठीक। फिर लिखेंगे PI का मान कितना है, -V है, PI का मान -V माइनस, फिर PF का मान कितना है, F है, तो ये माइनस और यहाँ पर जो माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। जब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे -B + F, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में U + 2F, ये लिखेंगे, और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या है, -F है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2F प्लस क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये चीजें हम लिख दी हैं, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा हम इन दोनों में करते हैं, -U का गुणा -V का गुणा -U में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और V का गुणा U में करेंगे क्या आ जाएगा, UV आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका गुणा इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा, 2FV हो जाएगा, ठीक है। 2F पहले से था और V का गुणा कर दिए, V हो गया, और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, इसका गुणा इन दोनों में कर दिए, अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और F का गुणा किस में करेंगे, U में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो F का गुणा 2F में करेंगे क्या हो जाएगा, 2F का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब यहाँ बराबर है क्योंकि इन दोनों का गुणा इसमें हो गया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, और F का गुणा F में करने में कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस है, ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या लिखेंगे, FV लिख देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। जब इतना समझ में आ गया है तो आगे भी समझ में आएगा, कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देखिएगा। बराबर की इस साइड भी +2F है, बराबर के उस साइड भी +2F है, 2F स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि इधर भी 2F स्क्वायर है, उधर भी 2F स्क्वायर, ये भी प्लस में, उधर भी प्लस में है, तो बराबर के इधर उधर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये तो कट गए हैं, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये U भी इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उसी साइड लेकर जाते हैं ना, बाकी सबको कहाँ लेकर जाते हैं, उस साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, +2FV हो जाएगा, और पहले से क्या है, -FV है, और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, +FU हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, यहाँ 2FV यानी FV कितनी बार है, 2 बार, यहाँ FV कितनी बार है, 1 बार, तो 2 बार में से 1 बार घटा देंगे तो 1 बार तो बचेगा ही, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे UV बराबर,
यहाँ क्या हो जाएगा एफ वी प्लस क्या हो जाएगा एफ यू। ये जो समीकरण दिख रहा है इस पूरे समीकरण में हम यू वी एफ से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण में कितने से भाग करेंगे, यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर। अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ मिटा के भाग करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए इस चित्र को हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, बाकी चीजें यहाँ पर भाग करके दिखाते हैं फार्मूला क्या आने वाला है। चलिए उसमें हम यू वी एफ से भाग करते हैं। क्या लिखा गया है, यू वी, इसमें कितने से भाग करना है, यू वी एफ से बराबर, और फिर क्या लिखा गया है एफ वी, एफ वी में कितने से भाग करना है, यू वी एफ से भाग करना है प्लस, फिर अंतिम वाला क्या लिखा गया है, एफ यू लिखा गया है, किससे भाग करना है, यू वी एफ से, यहाँ किससे भाग करना है, यू वी एफ से भाग करना है, ठीक है। यू वी से यू वी कट गया तो यहाँ पर क्या बचा है, 1/f बचा है, और यहाँ f से f कट गया, v से v कट गया, क्या बचा 1/u बचा है प्लस, यहाँ पर f से f कट गया, u से u कट गया, क्या बचा 1/v बचा, ठीक है। यही है दर्पण के सूत्र, यही क्या है दर्पण का सूत्र, यानी जो हमको निकालना था दर्पण का सूत्र यही है, क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u है। इसी का हमको निगमन करना था और हमने इसका निगमन कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अवतल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, ये संपूर्ण चर्चा हमने कर लिया है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे वहां पर उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन कैसे किया जा सकता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।